दोस्तों, यू आर वॉचिंग वॉइसेस ऑफ वंडर। कहानियों के दौर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ, लेकिन उससे पहले इस धारावाहिक में आने वाले सभी नाम, स्थान, घटनाएं सिर्फ एक कल्पना मात्र हैं, जिसका वास्तविक रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ एक मनोरंजन मात्र है। लव अरप्शन चैप्टर 40 ग्लास तोड़ा 12 आना। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि केज कैफे में अद्वय और जया दोनों ही माहिर के साथ एक ही टेबल पे बैठे थे, लेकिन दोनों आपस में चूहे बिल्ली की तरह लड़ रहे थे, जिसे देख माहिर उनसे कहता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ किसी मियाँ बीबी की तरह लड़ रहे हैं। तो उसकी बात सुन दोनों एक साथ उसे घूरते हुए कहते हैं कि इज ही आउट ऑफ हिज माइंड। वो दोनों मियाँ बीबी। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टर्म। जया अपनी कॉफी का कप उठाते हुए अद्वय को उससे माफी मांगने को कहती है, लेकिन अद्वय कहाँ कम था। वो अपनी एक टांग पे दूसरी टांग चढ़ाते हुए कहता है कि अद्वय सिंह राजपूत किसी से माफी नहीं मांगता। स्वान विलर बैकयार्ड का वरांडा। पुरुषोत्तम जी अपनी लकड़ी की रोलिंग चेयर पे बैठकर गार्डन को देख रहे थे। तभी उनकी पत्नी अनुराधा जी उनके और अपने लिए चाय लेकर वहां आती हैं। ये उनका रोज का था, शाम की चाय एक दूसरे के साथ। अनुराधा जी ट्रे एक छोटे से वुडन स्टूल पे रख देती हैं और खुद वहां रखी वैसे ही दूसरी रोलिंग चेयर पे बैठ जाती हैं। पुरुषोत्तम जी गार्डन में लगे फूलों को देख रहे थे। जब अनुराधा जी उनसे सवाल पूछती हैं वो बोली, तो आपने क्या सोचा है? किस बारे में अनुराधा जी? पुरुषोत्तम जी सामने से नजर हटा अपनी पत्नी को देखते हुए बोले। अनुराधा जी उनकी और चाय का कप बढ़ाते हुए बोली, अब आप बनिए मत, मैं खूब अच्छे से जानती हूँ आपने कुछ तो सोचा है, वरना आज सुबह आप ऐसा नहीं करते। उनकी बात सुन पुरुषोत्तम जी मुस्कुराते हुए बोले, आपसे कुछ नहीं छुप सकता अनुराधा जी। अनुराधा जी सो तो है, लेकिन आप बात को बदलने की कोशिश मत कीजिए और हमें बताएं आप क्या करने की सोच रहे हैं आगे। इतना कह वो अपनी चाय को पीने लगती हैं। पुरुषोत्तम जी सामने देखते हुए बोले, आपको पता है गुलाब के पौधे में कांटे क्यों होते हैं? अनुराधा जी सवालिया निगाहों से अपने पति को देखते हुए बोली, गुलाब के पौधे में कांटे, भला ये कैसा सवाल है? पुरुषोत्तम जी मुस्कुराते हुए बोले, सवाल अजीब नहीं है अनुराधा जी। अद्वय ने अपनी जिंदगी इन्हीं कांटों जैसे बना ली है, लेकिन मैं चाहता हूँ उसकी जिंदगी में कोई ऐसी आए जो उसे संभाल सके। थोड़ा रुक के वो आगे बोले, बिना फूल के गुलाब के पौधे के ये कांटे भी बेकार होते हैं, लेकिन जब उसी पौधे पे फूल उगते हैं तो कांटों की महत्ता बढ़ जाती है, क्योंकि उन कांटों को पता है उनका उद्देश्य उस फूल को बचाना है। ठीक उसी तरह अद्वय की जिंदगी में अगर कोई आएगी तो अद्वय जिम्मेदारियों को समझेंगे और शायद उनके मन की कड़वाहट एक दिन खत्म हो जाए। उनकी बात सुन अनुराधा जी एक गहरी सांस लेते हुए बोली, आपकी दूरदर्शी सोच पे हमें विश्वास है, लेकिन आपको लगता है वो मानेगा? पुरुषोत्तम जी हंसते हुए बोले, उनके भाई बहन उनकी कमजोरी है, वो उन्हें सड़क पे तो नहीं देख सकते। अपने पति की बात सुन अनुराधा जी हंसते हुए बोली, जब इतना सोच ही लिया है तो लड़की कौन है ये भी बता दीजिए। पुरुषोत्तम जी अपनी पत्नी को आश्चर्य के साथ देखने लगते हैं। ये देख अनुराधा जी बोली, ऐसे क्या देख रहे हैं, खूब अच्छे से जानती हूँ आपको। यूं ही थोड़े आप जैसे बुढ़ू के साथ हाफ सेंचुरी पूरी की है। उनकी बात सुन पुरुषोत्तम जी जोर से हंस देते हैं। वो हंसते हुए बोले, आपने एकदम सही कहा, शादी के 53 साल कैसे बीते पता ही नहीं चला। अनुराधा जी मुंह बनाते हुए बोली, आपको क्या ही पता होगा, वो तो मुझसे पूछिए कैसे बीते। आपको झेलना कहाँ आसान था, बड़े आए मेरे अद्वय को कुछ कहने वाले। तभी पुरुषोत्तम जी हंसते हुए आगे बोले, आपका पोता हमारा कुछ नहीं, हम तो बस इतना कह रहे थे कि अगर आपके पोते को कोई लड़की नहीं मिली, जो कि वैसे भी मिलने से रही, तो हमारी नजर में एक लड़की है। उनकी बात सुन अनुराधा जी अद्वय की तारीफ करते हुए बोली, आप मेरे पोते को कम मत समझिए, मैं जानती हूँ आज भी हजारों लड़कियां उस पे मरती हैं, उसे तो कोई भी लड़की यूं मिल जाए, उसका तो नाम ही काफी है, कैफे मी। जया अद्वय को फिर से अपने नाम की माला जपते देख जया फ्रस्ट्रेशन के साथ बोली, कम ऑन अद्वय, मैं तुम्हारा नाम सुन सुन के पक चुकी हूँ। मुझे पता है तुम अद्वय हो, और कितनी बार बताओगे अपना नाम? क्या तुम खुद का नाम ले लेकर बोर नहीं होते? मैंने सच में तुम जैसा सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदा नहीं देखा। ऐसा क्या है तुम्हारे नाम में? उसे यूं चिढ़ते देख अद्वय तंजिया हंसते हुए बोला, बस तुम्हारा यही रिएक्शन आह सच कहूँ सुकून दे जाता है। तुम्हें परेशान करने के लिए तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मेरा नाम ही तुम्हारा मूड ऑफ करने के लिए काफी है।
इतना कह वो हंसने लगता है। उसकी बात सुन जिया बोली, पहली बार सच कहा तुमने, तुम्हारा नाम है ही इतना बेकार। सुनने से ही मुझे वॉमिट करने का मन करता है। तो अब क्या कर सकते हैं। जिया की बात सुन अद्वैय को गुस्सा आ जाता है। अद्वैय जोर से कॉफी का कप टेबल पे रखता है। सभी उसका ये रिएक्शन देख हैरान हो जाते हैं और उसे आश्चर्य के साथ देखने लगते हैं। एक पल के लिए तो जिया भी उसे देखती रह जाती है। ये तो अच्छा था कि कप टूटा नहीं। अब तो कैफे के वेटर और ओनर भी दोनों को खड़े होकर देखने लगे थे, क्योंकि काफी देर से वहां बैठे सभी अद्वैय और जिया के टेबल की ओर ही देख रहे थे। तो भला उनकी क्यूरियोसिटी कैसे नहीं जागती। तभी एक वेटर बोला, पहली बार यहाँ कोई दुश्मन एक साथ कॉफी पीने आए हैं। उसकी बात सुन दूसरा वेटर बोला, सही कहा भाई तुमने। तभी वो देखते हैं कि अद्वैय अपनी जगह से उठ खड़ा होता है। वो जिया की तरफ थोड़ा झुकते हुए बोला, अपनी हद मत भूलो मिस दीवान। तुमसे थोड़ा बात क्या कर ली, तुम तो सिर पे ही बैठ गई। मेरे सब्र की इम्तिहान मत लो, वरना कहीं ऐसा ना हो जल के राख हो जाओ। जिया अद्वैय को अपनी इंडेक्स फिंगर से पीछे करते हुए अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। वो अद्वैय को देखते हुए बोली, जिया जलने के लिए नहीं जलाने के लिए पैदा हुई है। राख कौन होता है ये तो वक्त ही बताएगा। तुम्हें घुटनों पे न ले आई तो मेरा नाम भी जिया दीवान नहीं। अद्वैय अंगारों जैसे जलती निगाह उस पे डालते हुए बोला, ये तो वक्त ही बताएगा कौन जलेगा और कौन जलाएगा। जिया उसकी आंखों में देखते हुए बोली, देखते हैं। दोनों इतना कह एक साथ वहां से जाने लगते हैं। दोनों का स्टाइल एक जैसा था। जहां अद्वैय जाने से पहले अपने कोट को ठीक करता है तो वहीं जिया भी अपनी पहनी जैकेट को। दोनों ही स्वैग से ग्लास डोर के पास खड़े हो जाते हैं और एक जलती हुई निगाह एक दूसरे पे डालते हुए बाहर निकल जाते हैं। पूरे कैफे में एक वक्त के लिए सन्नाटा छा जाता है। शायद एक सुई भी गिरती तो उसकी भी आवाज सुनाई दे जाती। वहां बैठे सभी लोग जैसे सांस लेना भी भूल गए थे। उन दोनों के जाते ही जैसे सब चैन की सांस लेते हैं। ये देख माहिर भी अपनी जगह से खड़े होते हुए पहले खुद फिर वेटर से बोला, दोनों फ्री की कॉफी पीकर निकल गए। वेटर बिल लाना। तभी अमन खड़े होते हुए बोला, मिस्टर माहिर आई कैन पे। उसकी बात सुन माहिर मुस्कुराते हुए बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इतने दिनों के बाद मौका मिला है, ऐसे ही थोड़े जाने दूंगा। इतना कह वो ऑनलाइन पेमेंट कर वहां से बाहर चला जाता है। तभी नक्श भी अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, ये सब हो क्या रहा है और भाई ने जिया को किस कब किया, जबकि दोनों लड़ तो ऐसे रहे थे जैसे एक दूसरे के दुश्मन हो। फिर वो अमन को घूरते हुए बोला, ये सब आपकी वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी भाई को लेकर आने की। अब आज के बाद कभी मुझसे बात मत करना। इतना कह वो भी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। अमन जो पहले से ही उदास था, ये जान के और ज्यादा उदास हो जाता है। वो मन में बोला, खाया पिया तो कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना। क्योंकि वो जिस काम के लिए आए थे वो तो हुआ नहीं, बल्कि यहाँ तो और ही हंगामा हो गया। तो वही माहिर जब बाहर पहुंचा तो वो देखता है अद्वैय और जिया दोनों ही गाड़ी से टेक लगाए खड़े थे। क्योंकि भले ही दोनों टशन में बाहर आ गए थे, लेकिन गाड़ी की चाबियां तो अंदर थी, एक की अमन के पास तो दूसरी की रूही के पास। अब जिस अंदाज से दोनों बाहर आए थे, वापस अंदर जाकर अपनी चौप थोड़े ही करवाते, इसलिए वहां चुपचाप खड़े होकर उनके बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं। माहिर ये देख मुस्कुराते हुए बोला, चलो तुम्हें किसी से तो फर्क पड़ता है, वरना मुझे तो लगा था कि तू आज भी पत्थर ही है। क्या होगा आगे, कौन है वो लड़की जिसे किया है अद्वैय के दादा ने पसंद, और क्या अद्वैय हो जाएगा राजी अपने दादा की मांग पूरी करने के लिए। क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए लव अरप्शन के साथ। चैप्टर 41 परफेक्ट मैच। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि अद्वैय और जिया दोनों ही खूब सारा झगड़ा करने के बाद टशन में कैफे से बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन समस्या ये थी कि दोनों के पास ही गाड़ी की चाबियां नहीं थी, इसलिए दोनों ही गाड़ी से टेक लगाए खड़े थे। इतने में ही माहिर भी कैफे से बाहर आ जाता है और वो दोनों को यूं खड़े देख सोच में डूब जाता है। क्या माहिरा इसी लड़की की बात कर रही थी? क्या अद्वैय इस लड़की को डेट कर रहा है? फिर तो ये लड़की अद्वैय से गिन गिन के हम सब के बदले एक साथ ही ले लेगी। खुद से इतना कह वो मुस्कुरा देता है। जो अद्वैय किसी की नहीं सुनता, देखते हैं उसे ये लड़की कैसे लाइन पे लेकर आती है। लगता है अद्वैय ने इस बार गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया है। लेकिन फिर क्या वो उसे भूल गया? यही सोच के वो थोड़ा उदास हो जाता है। वो सामने देखता है, वैसे तो अद्वैय और जिया दोनों की आंखें इस वक्त अंगारे उगल रही थी, लेकिन भगवान की दया थी कि दोनों ही इस वक्त खामोश खड़े थे। माहिर अपनी गाड़ी को अनलॉक करता है और अपनी गाड़ी का डोर ओपन करते हुए दोनों से कहता है,
क्या तुम दोनों एक दूसरे को यूं ही देखते रहने वाले हो? माहिर की आवाज सुन दोनों एक दूसरे से नजरें हटा उसे देखने लगते हैं। ये देख माहिर बोला, नहीं, वो मैं सोच रहा था कि क्या मैं तुम दोनों को कहीं ड्रॉप कर दूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। दोनों एक साथ रिप्लाई देते हैं। एक बार फिर एक साथ बोले थे वो दोनों। ये देख माहिर को हंसी आ जाती है और वो ओके कह वहां से अपनी गाड़ी में बैठ के निकल जाता है। वो गाड़ी के रेयर व्यू मिरर से दोनों को देखते हुए बोला, दोनों का एटीट्यूड और गुस्सा इक्वल्स टू 100%। एकदम परफेक्ट मैच। पता नहीं माहिरा ने इस गधे में क्या पसंद किया जो इसका ही नाम रटती रहती है। तो वही कैफे के अंदर नक्श ने अमन की क्लास लगाई हुई थी। अमन जैसे ही वहां से बाहर जाने को हुआ, नक्श उसका रास्ता रोकते हुए बोला, जब तक मुझे आप पूरी बात नहीं बताओगे मैं आपको जाने नहीं दूंगा। और भाई ने क्या जिया को सच में किस किया था? इतना कह वो अमन को देखने लगता है। उसकी बात सुन रूही, सात्विक और अमन तीनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। ये देख नक्श समझ जाता है कि रूही भी इस बारे में जानती है। वो बोला, रूही तुम भी ये बात जानती हो? रूही खामोशी से उसे देखने लगती है। ये देख नक्श गुस्से में उससे पूछते हुए, अब मुझे क्या आप सच सच बताओगे? उसकी बात सुन अमन शॉर्ट में नक्श को सारी बात बताता है। ये देख नक्श पहले तो रूही को सच छुपाने के लिए डांटता है, लेकिन फिर जब उसे पता चलता है कि अद्वैय ने जिया को किस नहीं किया है, तो वो खुश हो जाता है। और वो चारों भी कैफे से बाहर आ जाते हैं। जब सब बाहर आए, तो बाहर का नजारा देख वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। सात्विक बोला, इन दोनों का बस चले तो दोनों एक दूसरे को कच्चा ही खा जाएं। सात्विक की बात सुन अमन, रूही और नक्श तीनों एक साथ, सही कहा। तभी नक्श पूछते हुए बोला, मैं तो यही प्रार्थना करूंगा ये दोनों एक दूसरे के सामने ही ना आए। उसकी बात सुन अमन उदासी भरे स्वर के साथ, कोई फायदा नहीं। नक्श पूछते हुए, मतलब? अमन बोला, जितनी बार मैंने भगवान से ये मांगा है, उन्होंने हर बार जिया और अद्वैय को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया है। अब तो मैं भगवान के आगे भी मांग मांग के हार चुका हूँ। उसकी बात सुन नक्श बोला, लेकिन आज तो वो सामने आपकी वजह से ही आए हैं। आप भाई को किसी और कैफे में ले जाते या मुझे इन्फॉर्म कर देते, मैं कोई जुगाड़ लगा देता ताकि वो दोनों एक दूसरे के सामने नहीं आते। उसकी बात सुन अमन बोला, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। उसकी बात सुन सात्विक तंजिया लहजे में बोला, सोचने के लिए दिमाग होना चाहिए, जो तुम्हारे पास नहीं है। अमन सात्विक की बात सुन तमतमाते हुए बोला, अच्छा, तो तुम अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा लेते, लेकिन अफसोस तुम्हारे दिमाग में तो गधे हैं। अमन की बात सुन सात्विक को गुस्सा आ जाता है, तो वही रूही को हंसी। ये देख नक्श बोला, आप दोनों बाद में लड़ना। तभी वो अमन से पूछते हुए बोला, वैसे आपको जिया से क्या बात करनी थी? इतना कह वो सात्विक और अमन को सवालिया निगाहों से देखने लगता है। अमन और सात्विक दोनों ही नक्श को देखने लगते हैं। तभी अमन झट से नक्श का हाथ पकड़ते हुए बोला, नक्श मेरे भाई, मेरे दोस्त, हमारा वो काम तो रह ही गया, प्लीज कुछ तो कर, हमें कैसे भी करके जिया से बात करनी है। अमन की बात सुन नक्श झट से अपना हाथ छुड़वाते हुए बोला, आप पागल हो गए हो क्या? या आप चाहते हो वो मुझे जान से मार दे? जो लड़की अद्वैय भाई को नहीं छोड़ती, आप क्यों उसके हाथों मेरा खून करवाना चाहते हो? अगर आपको मरने का इतना ही शौक है तो जाओ उसके पास, वहां खड़ी है, लेकिन मुझसे उम्मीद मत रखना। अमन अपना इमोशनल ड्रामा कंटिन्यू करते हुए बोला, प्लीज नक्श, क्या तू मेरा भाई नहीं है? देख, अगर मैंने ये काम नहीं किया ना, तो वो तेरा भाई मुझे नौकरी से निकाल देगा। सात्विक अमन को देखने में सिर हिला देता है। वो खुद में ही बोला, ड्रामेबाज कहीं का। तो वही रूही उन्हें वहीं छोड़ के जिया के पास चली जाती है, क्योंकि उनका ड्रामा तो नेवर एंडिंग था। तभी नक्श बोला, तो आप कहना चाहते हैं कि मैं अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में अपनी कब्र खुदवा दूं? आपका दिमाग तो ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। चल रूही, लगता है इनकी अकल पे तो पत्थर पड़ गए हैं, लेकिन मुझे अभी कुछ दिन और जीना है। इतना कह वो रूही को देखता है तो वो पहले ही जा चुकी थी, इसलिए वो भी उसकी ओर बढ़ जाता है। ये देख अमन बोला, अब क्या करेंगे यार, मेरे पास तो गधे हैं, अपने घोड़ों को दौड़ा के आ जाना। इतना कह सात्विक भी वहां से चला जाता है। अमन अपनी किस्मत को कोसते हुए उनके पीछे चल देता है। जब वो सभी वहां पहुंचे, तो दोनों की ही गाड़ियां एक दूसरे के बगल में पार्क थी। जिया रूही को आते देख झट से बोली, कहाँ रह गई थी? तब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, अब चल जल्दी से गाड़ी की चाबी दे, समझी? उसकी बात सुन रूही थोड़ा घबराते हुए बोली, चाबी? चाबी क्यों, मैं चलाती हूँ ना गाड़ी। रूही को डर था कहीं अद्वैय का गुस्सा वो उसकी गाड़ी पे न निकाले। तो वही रूही की बात सुन जिया की भौहें तन जाती हैं।
ये देख रूही अपना सलाइवा गटकते हुए उसे देखने लगती है। तभी अद्वैय भी अमन को देखते हुए गुस्से में बोला, कहाँ रह गए थे? क्या तुम नहीं जानते अद्वैय के लिए एक एक मिनट कितना कीमती है? तुम्हारी वजह से मैंने अपने 8 मिनट्स और 45 नहीं 0.46 सेकंड्स वेस्ट कर दिए। उद्धरण चिन्ह। अद्वैय की बात सुन जिया को हंसी आ जाती है। वो हंसते हुए बोली, हाँ अमन, क्या करते हो यार? तुम्हारे बॉस को चांद और तारों की अटेंडेंस लेनी है, वरना रात कैसे होगी, और अगर रात नहीं होगी तो अगला दिन कैसे आएगा? इतना कह वो अद्वैय को घूर के देखती है। अद्वैय गुस्से में उसे घूरते हुए, तुम अपने काम से काम रखा करो, समझी? इतना कह वो अमन से बोला, अब मेरी शक्ल ही देखते रहोगे या गाड़ी को अनलॉक भी करोगे? अमन अद्वैय की डांट सुन जल्दी से गाड़ी अनलॉक करता है और अद्वैय जिया को घूरते हुए गाड़ी की बैक सीट पे बैठ जाता है। तो वही रूही भी इसी बात का फायदा उठा के गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बैठ के हॉर्न बजाते हुए जिया को गाड़ी के अंदर बैठने को कहती है। जिया भी गाड़ी में बैठ जाती है। दोनों गाड़ियां अपने अपने डेस्टिनेशन पे निकल जाती हैं। अद्वैय के गुस्से को देख अमन और सात्विक पूरे रास्ते कोई बात नहीं करते। थोड़ी ही देर में वो ऑफिस पहुंच जाते हैं। एक तो सुबह ही दादाजी ने शादी का बॉम्ब उस पे फोड़ दिया था, ऊपर से जिया से मिलना उसके लिए किसी स्ट्रेसफुल इवेंट से कम नहीं था। उसका सिर दर्द कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गया था। ऊपर से अब उसकी आदत भी बदलने लगी थी। जो अद्वैय कम से कम शब्दों में बात को खत्म करना पसंद करता था, वो अब जिया से खूब ज्यादा लड़ता था, वो भी बिना कुछ सोचे समझे। वो गुस्से में अपने केबिन में पहुंचकर सात्विक से नेक्स्ट वीक की प्रोजेक्ट्स की फाइल भी ऑफिस में मंगवा लेता है। सात्विक समझ जाता है कि आज उसे अपनी नींद को बाय बाय कहना होगा। स्वान विलर। तो वही अनुराधा जी बार बार अपने पति से पूछ रही थी कि उन्होंने किस लड़की को अद्वैय के लिए पसंद किया है। उनके बार बार पूछने पर पुरुषोत्तम जी उन्हें बताते हैं कि उन्होंने आदित्यनाथ जी की बेटी को अद्वैय के लिए पसंद किया है। उनकी बात सुन अनुराधा जी को एकदम से जीविका का ख्याल आ जाता है और वो खुश हो जाती है, क्योंकि उन्होंने खुद जीविका को देखा था और उससे बात भी की थी। तो वही दादाजी की प्लानिंग तो कुछ और ही थी। जानेंगे क्या, लेकिन अगले भाग में। जहां एक और अद्वैय के दादा और दादी अपनी पोता बहू के सपने देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अद्वैय शादी नहीं करना चाहता। और कौन थी वो लड़की जिसके बारे में माहिर बात कर रहा था? क्या होगा आगे, जानने के लिए बने रहिए लव अरप्शन के साथ। चैप्टर 42 मिसअंडरस्टैंडिंग। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि अनुराधा जी के बार बार पूछने पर पुरुषोत्तम जी कहते हैं कि उनकी नजर में एक लड़की है जो उनके पोते के लिए एकदम सही रहेगी, और वो और कोई नहीं बल्कि आदित्यनाथ जी की बेटी है। वो आदित्यनाथ जी की छोटी बेटी की बात कर रहे थे। पुरुषोत्तम जी की बात सुन अनुराधा जी को याद आता है कि वो उनकी बेटी से पार्टी में मिल चुकी हैं। उन्हें भी वो लड़की काफी अच्छी लगी थी। उन्हें अपने अद्वैय के लिए जीविका जैसी ही लड़की चाहिए थी, जो अद्वैय को संभाल सके। लेकिन पुरुषोत्तम जी इससे उलट जिया को अपनी पोता बहू बनाने की सोच रहे थे, क्योंकि उन्होंने पार्टी में देखा था कि कैसे जिया अद्वैय से आंखों में आंखें डाल के बात कर रही थी, वो भी बिना डरे। उसी दिन से उन्हें जिया अद्वैय के लिए पसंद आ गई थी। क्योंकि अद्वैय अपने आगे कभी किसी की नहीं सुनता था, इसलिए दादाजी अद्वैय के लिए कोई सुनने वाली नहीं बल्कि सुनाने वाली चाहते थे, जो उससे अपनी बातें मनवा सके। और जिया को वो देखते ही समझ गए थे कि जिया ही उनके पोते के लिए सही चॉइस है। उन्होंने देखा था कैसे वो उसके सामने तब तक नहीं झुकी जब तक उसके पिता ने उसे अद्वैय से माफी मांगने को नहीं कहा, यानी कि वो बड़ों का आदर करना भी जानती थी। तो इस तरह से दादा दादी में तो गई है अपनी पोता बहू को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। ASR एंटरप्राइजेस। तो वही ऑफिस में अद्वैया एक के बाद एक अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की फाइल्स मंगवाए जा रहा था। कई तो ऐसे थे जिस पे अभी काम शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन अद्वैया के सामने कोई क्या ही कहता। आज सबकी अद्वैया के हाथों क्लास लगी पड़ी थी। सभी प्रोजेक्ट लीडर, मैनेजर, एम्प्लॉय बारी बारी डरते हुए अंदर जाते और डांट खाकर बाहर आते। तभी उसमें से एक लीडर अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए बोला, मेरे वाले प्रोजेक्ट की सबमिट डेट नेक्स्ट वीक थी। उसकी बात सुन दूसरा एम्प्लॉय बोला, तुम्हारे प्रोजेक्ट की डेट तो नेक्स्ट वीक होगी। मुझे तो कल ही सात्विक सर ने ये प्रोजेक्ट दिया था, मैंने तो अभी अच्छे से इसे देखा भी नहीं था। तभी सात्विक बाहर आता है और उन दोनों को आपस में बातें करते देख कहता है, तुम दोनों बातें बाद में करना, अभी जिस जिस लैंड का प्रोजेक्ट तुम्हें मिला है वो एक बार अच्छे से देख लो। कहीं ASR ने तुम्हें ऐसे अपने केबिन के बाहर गॉसिप करते हुए पकड़ लिया तो। वो आगे कुछ कहता, उससे पहले ही वो वहां से 9-2-11 हो जाते हैं।
जिया का घर। तो वही जिया अपने कमरे में गुस्से में यहाँ से वहाँ टहल रही थी। वो बोली, ये अद्वैय का बच्चा खुद को समझता क्या है? मेरा बस चले तो मैं उसे जान से मार दूं। क्या कह रहा था, मुझे जलाएगा? मेरी बाइक को जला के चैन नहीं मिला। वो उसे कोस ही रही थी कि तभी जिया का फोन रिंग करता है। जिया बिना फोन की स्क्रीन चेक किए फ्रस्ट्रेशन के साथ कॉल उठाते हुए बोली, क्या है? सामने वाले व्यक्ति ने जब जिया की इतने गुस्से वाली आवाज सुनी तो वो फोन को कान से हटाते हुए खुद से ही बोला, ऐसे तो कभी एसआर भी बात नहीं करते। तभी एक बार फिर जिया की गुस्से भरी आवाज आती है, हेलो हेलो, कौन है? उद्धरण चिन्ह। जब वो अपनी फोन स्क्रीन देखती है तो ये किसी अननोन नंबर से कॉल थी। पता नहीं कौन है, अगर बात नहीं करनी तो कॉल क्यों करते हो? जिया दूसरी ओर से भड़कते हुए बोली। तभी सामने से एक घबराई हुई सी आवाज आती है, हेलो जिया, मैं बोल रहा हूँ। अमन। ये अमन था, जिसे अब जिया से बात करनी पड़ रही थी, क्योंकि उसकी मदद करने से सबने हाथ खड़े कर दिए थे। जिया अभी इतने खराब मूड में थी कि उसे किसी अमन का नाम जहन में याद नहीं आता। इसलिए वो पूछते हुए, कौन अमन? अमन बोला, मैं एएसआर का सेक्रेटरी। अमन का नाम सुन जिया गुस्से में बोली, एएसआर का सेक्रेटरी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? इतना कह वो जैसे ही फोन रखने को हुई, तभी अमन प्लीडिंग टोन में बोला, एक मिनट प्लीज मेरी बात तो सुन लो। जिया अमन की इतनी परेशानी भरी आवाज सुन रुक जाती है। वो फोन दोबारा से कान से लगाते हुए बोली, क्या है, जल्दी कहो, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट हैं। इतना कह वो गुस्से में बेड पे बैठ जाती है। अमन जिया की बात सुन खुश हो जाता है। वो जिया को पहले थैंक यू कहता है, फिर वो अपनी बात बताते हुए आगे कहता है, जिया, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए था। बल्कि फेवर क्या, मुझे ब्लैक नाइट के बारे में तुमसे बात करनी थी। जिया अमन की बात सुन थोड़ा घबरा जाती है, साथ ही उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो जाती हैं। वो हिचकिचाते हुए बोली, ब्लैक नाइट? अमन बोला, हाँ ब्लैक नाइट, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जिया अपनी घबराई हुई आवाज में बोली। ये देख अमन सोच में पड़ जाता है, क्योंकि जिया ही उसकी लास्ट होप थी। ये देख अमन कुछ सोच के अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करते हुए अमन इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए जिया से बोला, प्लीज जिया, मेरी नौकरी का सवाल है, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो वो खड़ूस एएसआर मुझे नौकरी से निकाल देगा। फिर मैं जहाँ जाऊंगा किसे मुंह दिखाऊंगा, तुम ही बताओ। अमन की बात सुन जिया लापरवाही के साथ बोली, कहीं भी जाओ, चाहो तो जहन्नुम में या तो बाढ़ में, मुझे इससे क्या, वैसे भी उस जैसे साइको के लिए काम करने से अच्छा है तुम कोई काम ही मत करो। अमन पहली बार जिया की बात से एग्री करता है, क्योंकि उसका बॉस था ही साइको। लेकिन वो ये बात कह भी तो नहीं सकता था, इसलिए वो आगे बोला, तुम्हारे लिए कहना आसान है, लेकिन मैं अपने घर में कमाने वाला अकेला हूँ। घर में बूढ़े माँ बाप हैं, एक बहन है, उसकी शादी करनी है, अगर मैं काम नहीं। अमन का इतना लंबा लाभ सुन जिया एक गहरी सांस लेते हुए बोली, अच्छा ठीक है, अब रोना बंद करो और काम की बात करो। जिया की बात सुन अमन के चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो मन ही मन खुद को शाबाशी देते हुए बोला, ये हुई ना बात। फिर वो जिया से बोला, जिया एसआर ब्लैक नाइट से मिलना चाहते हैं। व्हाट? जिया पहले तो उसकी बात सुन चौंक जाती है, लेकिन फिर उसे अमन की बात पे हंसी आ जाती है। वो हंसते हुए अमन से बोली, तो ब्लैक नाइट से बात करो, मुझसे बात क्यों कर रहे हो? उसकी बात सुन अमन दुखी होते हुए बोला, क्योंकि बहुत सर्च करने पर भी मुझे ब्लैक नाइट का बीवी नहीं मिला। उसकी बात सुन जिया बोली, तो मुझे भी कैसे पता होगा? अमन, मैं ब्लैक नाइट की सेक्रेटरी थोड़े ही हूँ, जो वो मुझे बता के काम करेगी। उसकी बात सुन अमन बोला, लेकिन तुम उसके लिए काम करती हो। एक्सक्यूज मी, तुमसे किसने कहा मैं उसके लिए काम करती हूँ? हाँ, कुछ गैंगस्टर मेरे फ्रेंड्स है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी गुंडी हूँ। जिया अमन पे भड़कते हुए बोली। उसकी बात सुन अमन मन में, लो सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली। एक भी हरकत है शरीफों वाली, सब हरकतें तो गुंडों वाली हैं। लेकिन फिर वो आगे बोला, मैं जानता हूँ तुम उसे जानती हो, इसलिए प्लीज मेरी मदद कर दो। अमन की बात सुन जिया तंजिया लहजे में बोली, तुमने सही कहा, मैं उसे खूब अच्छे से जानती हूँ। पागल इंसान, वो न तो किसी से मिलती है, न अपना चेहरा दिखाती है। उसकी नजर में जो एक बार आ जाए, वो अगले दिन का सूरज जेल में देखता है। इसलिए सब प्रार्थना करते हैं कि एक बार भले ही शनि महाराज की दृष्टि को वो झेल लेंगे, लेकिन ब्लैक नाइट की ब्लैक साइड से भगवान उन्हें बचा ले, और तुम कह रहे हो तुम्हारे एएसआर को उससे मिलना है। उसकी बात सुन अमन फ्रस्ट्रेशन के साथ बोला,
लेकिन ये बात एसआर को कौन समझाए। ये देख जिया बोली, वो क्या है, तुम्हारे बॉस की अकल पे तो पत्थर पड़े हैं। उससे कहो, क्या उसे अपनी कब्र खुदवाने का इतना ही शौक है जो उसे याद कर रहा है। उसकी बात सुन अमन बोला, वही तो समझा समझा के थक गया मैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। अब मुझे तुम भी बताओ, क्या कोई रास्ता है जिससे ब्लैक नाइट तक पहुंचा जा सके। उसकी बात सुन जिया मजाकिया लहजे में बोली, उसके नाम की माला जपो, क्या पता तुम्हें दर्शन दे दे। अगर उसे तुम्हारे एएसआर से मिलना होगा तो उसे कोई नहीं रोक सकता, और अगर नहीं तो कोई उसे फोर्स नहीं कर सकता। और रही मेरी बात, तो मैं उसे नहीं जानती। वो हवा के पैमाने की तरह आती है और बहती हवा के साथ गायब हो जाती है। उसकी बात सुन अमन निराश हो जाता है। वो बोला, अब मैं एएसआर से क्या कहूँ। जिया हंसते हुए, उससे कहो, इतनी शिद्दत से वो उसे ढूंढ रहा है तो क्या पता एक दिन मिल ही जाए। इतना कह वो कॉल काट देती है। वो अपने फोन को देखते हुए बोली, अजीब बेवकूफ है। बिजनेसमैन ब्लैक नाइट से दूर भागते हैं और इस जनाब को उससे मिलना है। ठरकी कहीं का, मैंने इसका नाम बिल्कुल सही रखा है, साइको कहीं का। तो वही अद्वैय को काम करते करते ऑफिस में 6:30 से ऊपर हो जाते हैं। ऑफिस के सभी एम्प्लॉइज आज उसकी वजह से ओवर टाइम कर रहे थे। अब तो उन सबको घर से कॉल आने लगी थी। थोड़ी देर बाद सात्विक हिम्मत कर अद्वैय से बोला, बॉस 7 बजने को हैं। उसकी बात सुन अद्वैय अपनी नजरें फाइल से हटा सात्विक को अपनी पेनी नजरों से देखते हुए बोला, वो रोज ही होते हैं सात्विक। अद्वैय की ठंडी नजरें खुद पे पाकर सात्विक खुद को कोसने लगता है। लेकिन तभी अद्वैय कुछ पल की खामोशी के बाद बोला, तुम चाहो तो जा सकते हो और सभी एम्प्लॉइज को भी घर जाने के लिए कह दो। उसकी बात सुन सात्विक पूछते हुए, लेकिन ये एसआर आप। अद्वैय बोला, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इतना कह वो एक बार फिर से फाइल में देखने लगता है। ये देख सात्विक को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, लेकिन वो अद्वैय के कहे मुताबिक सभी एम्प्लॉइज को घर भेज देता है, लेकिन खुद अपने केबिन में जाके बैठ जाता है। अमन भी घर नहीं गया था, लेकिन सात्विक ने उसे अपने केबिन में आने से मना किया था, इसलिए वो अपने केबिन में बैठकर काम कर रहा था। क्या होगा आगे, क्या जिया जानती है ब्लैक नाइट को, क्या वो मना पाएगी उसे अद्वैय से मिलने को, क्या होगा दादा दादी की मिसअंडरस्टैंडिंग का अंजाम। जानने के लिए बने रहिए लव eruption के साथ। गाइस प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।